तेलंगाना में टीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव ने दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। उन्होंने धमाकेदार जीत दर्ज कर राज्य में अपनी मजबूती को और अधिक धार दे दी है। इसका फायदा उनको मुमकिन है कि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। टीआरएस ने यहां पर 88 सीटें जीती। इसके अलावा कांग्रेस को केवल 19 तो वहीं भाजपा को महज 1 सीट ही नसीब हो पाई। इसके अलावा एआईएमआईएम के खाते में 7 सीटें आई। अपनी गुलाबी यादी में दूसरी सभी पार्टियों को खाड़ फेंकने के पीछे जिस इंसान की रणनीति काम की है उसका नाम है चंद्रशेखर राव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समेत सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने बुधवार को साल 2001 में भारतीय संसद पर हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। 13 दिसंबर 2001 को लश्कर-ए-तैयबा और जैसे मोहम्मद से जुड़े 5 हथियारबंद आतंकियों ने संसद पर हमला किया था। इस हमले में दिल्ली पुलिस के 6 जवान, 2 पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस पर्सोनेल के जवान, 1 माली समेत 14 लोगों की जान गई थी। वहीं हमले में सुरक्षा बलों ने 5 आतंकियों को मार गिराया था। सेना को रोजगार का मौका समझने वालों को इस सोच से बाहर निकलने की जरूरत है। सेना प्रमुख बिपिन रावत ने आर्मी को रोजगार के तौर पर देखने वाले लोगों को हिदायत देते हुए ये बात कही। जनरल रावत ने कहा कि लोग सेना को रोजगार का एक मौका समझते हैं। अक्सर देखा गया है कि लोग भारतीय सेना को एक एम्प्लॉयमेंट का जरिया मानते हैं, नौकरी हासिल करने का जरिया। मैं आपको एक चेतावनी देना चाहूंगा कि ये गलतफहमी अपने दिमाग से दूर निकालिए। भारतीय सेना एक नौकरी का जरिया नहीं है। अगर आपने भारतीय सेना में शामिल होना है तो आपको शारीरिक और मानसिक रूप से हर तरीके से आपको मजबूती दिखानी है। आपका हौसला बुलंद होना चाहिए। आपको कठिन से कठिन समस्याओं का सामना करने के लिए आप में ताकत होनी चाहिए। जहां रास्ता नहीं निकल सकता वहां रास्ता ढूंढने की काबिलियत होनी चाहिए। तभी आप सही भारतीय सेना के जवान कहलाए जाएंगे। सुरक्षा बलों ने उत्तरी कश्मीर के बारात कला सोपोर में लश्कर के 2 आतंकियों को लगभग 16 घंटे के अभियान के बाद वीरवार को सुबह तड़के मार गिराया। मारे गए दोनों आतंकी स्थानीय हैं। इस बीच प्रशासन ने आतंकियों की मौत के बाद पैदा हुए तनाव को देखते हुए सोपोर व उसके साथ सटे हुए सभी इलाकों में शिक्षण संस्थानों व इंटरनेट सेवाओं को अगली सूचना तक बंद कर दिया है। मुठभेड़ में 2 मकानों के क्षतिग्रस्त होने की सूचना है। जानकारी के अनुसार गत बुधवार को दोपहर बाद सेना के 22 RR राज्य पुलिस विशेष अभियान दल और सीआरपीएफ के जवानों के एक संयुक्त कार्य दल ने बारात कला में आतंकियों के एक दल के छिपे होने की सूचना पर तलाशी अभियान चलाया था। गत शाम 6 बजे के करीब जवानों को अपने ठिकाने की ओर आते देख आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। आतंकियों ने फायरिंग करते हुए वहां से भागने का प्रयास किया था, लेकिन जवानों ने कार्रवाई कर उन्हें मुठभेड़ में उलझा लिया। आतंकियों को बचाने के लिए शरारती तत्वों में सुरक्षा बलों पर पथराव भी किया, लेकिन सुरक्षा बलों ने आतंकियों को बच निकलने का कोई मौका नहीं दिया। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा और भारत का आखिरी कनेक्शन क्या है? देश से लेकर विदेश तक हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर दलाई लामा को भारत से इतनी मोहब्बत क्यों? ऐसा ही एक सवाल चीनी और अमेरिकी मीडिया ने भी दलाई लामा से पूछा। उनका सवाल था, किस कारण आप खुद को भारत के बेटे के रूप में देखते हैं? दलाई लामा ने भी इसका दिलचस्प जवाब दिया। चीनी और अमेरिकी मीडिया के इस सवाल के जवाब में दलाई लामा ने कहा, मेरा दिमाग नालंदा के विचारों से भरा है। मेरा शरीर भारतीय व्यंजन खाकर चला है, इसलिए शारीरिक और मानसिक रूप से मैं इस देश से हूँ और इस तरह मैं भारत का बेटा हूँ। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में
कांग्रेस की जीत पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को भाजपा पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी आड़े हाथों लेते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि उनसे सपा को फायदा ही है, वे भगवानों की जातें बताते हैं। अच्छा होता कुछ और भगवानों की जातें बता देते, इससे हमारा काम आसान हो जाता। हम अपनी जाति के भगवान से ही कुछ मांगते, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ती। 5 राज्यों के चुनाव परिणाम पर मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा, हाँ, क्योंकि वो भगवानों की जात बता रहे हैं तो अच्छी बात है। अभी तो कुछ ही भगवानों की जाति बताई है। अगर वो सभी भगवानों की जाति बता दें तो हमें काम आसान हो जाएगा। हम अपनी जाति वाले भगवान से कुछ मांगेंगे, हम इधर उधर क्यों मांगे कोई चीज़। और अब तो उन्हें खुद बताना पड़ेगा कि किस भगवान ने उन्हें क्या दिया है, क्या मिला उन्हें बताओ। राम मंदिर मुद्दा रहा। समाजवादी पार्टी विकास की राजनीति करती है, समाजवादी पार्टी खुशहाली और तरक्की की राजनीति करती है। और समाजवादी पार्टी ने तमाम ऐसे उदाहरण पेश किए हैं जिस पे अमल अगर दूसरे प्रदेश की सरकारें भी करें तो जनता को ज़्यादा राहत मिलेगी। राम मंदिर का मुद्दा आज सवाल ये है कि धान की कीमत मिल रही है कि नहीं मिल रही है। जो किसान की पैदावार की आय बढ़ने की बात थी, कितने किसानों की आय बढ़ गई। आलू का किसान आत्महत्या कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले कन्नौज में एक किसान ने आत्महत्या की, आज फिर किसान ने आत्महत्या कर ली। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में हार के बाद बीजेपी को चौतरफा आलोचनाओं का शिकार होना पड़ रहा है। इस हार पर दूसरी पार्टियां तो दूर, खुद बीजेपी के नेता ही उंगली उठा रहे हैं। पटना साहिब से बीजेपी के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने पीएम मोदी पर तंज कसा। शत्रुघ्न सिन्हा ने राहुल गांधी की प्रशंसा करते हुए कहा कि राहुल गांधी को और उन सभी को बधाई जिन्होंने अपना करिश्मा दिखाया। एक बार फिर से बधाई। उन्होंने आगे कहा कि सरजी ताली भी कप्तान को और गाली भी कप्तान को। बता दें कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी को कांग्रेस ने शिक्षा दी है। मसल पावर, मनी पावर, सूट बूट की सरकार और ये जो आपका ईवीएम मशीन, ये सारे काम आए हैं। वो बड़ी मुश्किल से रिजल्ट घोषित हुआ है तीनों प्रदेश का, बड़ी मुश्किल से। इसके पीछे के चाल या जाल लोग अच्छी तरह समझ गए हैं और ये जब चलेगी नहीं। ठीक ही किसी ने कहा कि सो ये पब्लिक है, सब जानती है। अब सब जान रहे हैं कि आप तिलमिलाए लोग हैं, घबराए लोग हैं, बौखलाए लोग हैं, फ्रस्ट्रेटेड, डेस्परेट लोग हैं। कहाँ गए हमारे अपने जो प्रवक्ता थे, अधिवक्ता थे, वो वक्ता थे, कहाँ हैं? दिखाई तो पड़ नहीं रहे कोई। 1 साल के अंदर में अभी उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा 1 साल पहले हुई। 1 साल के अंदर में अगर ऐसा रिजल्ट आया है, जबरदस्त क्रांतिकारी रिजल्ट आया है कि सारी दुनिया आज वो बात कर रही है, तो आप उस ऐसे आदमी को सलाम करेंगे या नहीं करेंगे? ये तो हमारे बिहार यूपी में एक अच्छी कहावत है, भले पुरानी कहावत है कि ताली कप्तान को तो गाली कप्तान को, गाली कप्तान को तो ताली भी कप्तान को। आप लोग कल बहुत कहते रहे कि पप्पू हैं और ये है, वो करके दिखा दिया। अब आप खुद ही फैसला करिए कि पप्पू कौन है और फेंकू कौन है। अपनी 3 दिवसीय दौरे पर म्यांमार पहुंचे राष्ट्रपति कोविंद ने भारत म्यांमार राइस बायो पार्क का उद्घाटन किया। इस पार्क का मकसद वहां के किसानों की आजीविका बढ़ाने के अवसर पैदा करना है। राष्ट्रपति कोविंद ने म्यांमार के किसानों के लिए एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया। ग्रीन वैली नामक मोबाइल ऐप से किसानों और फसलों और क्षेत्र के आधार पर खेती के बारे में जानकारी उपलब्ध होगी। इस ऐप से 2000 से ज्यादा कृषि विशेषज्ञों से जुड़े हुए हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच 14 दिसंबर यानी शुक्रवार को खेला जाएगा। ये मुकाबला पर्थ के मैदान पर खेला जाएगा। 4 टेस्ट मैचों की इस सीरीज में भारत ने पहला मुकाबला जीतकर 1-0 की बढ़त बना ली है। एडिलेड में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 31 रन से हराकर इतिहास रचा था। ऐसा पहली बार हुआ है कि कंगारुओं की धरती पर भारत किसी भी टेस्ट सीरीज का पहला मैच जीता हो। अब कोहली एंड कंपनी की नजर दूसरे मैच में जीत हासिल कर इस सीरीज में अपनी बढ़तों को 2-0 करने पर है। पहले टेस्ट मैच के लिए आपको भारतीय समय अनुसार
सुबह 5:30 बजे उठना पड़ता था, लेकिन दूसरे टेस्ट मैच के लिए आपको इतनी सुबह जल्दी उठने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये मैच थोड़ी देर में शुरू होगा। भारतीय और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टेस्ट मैच भारतीय समय अनुसार यानी 7:50 पर शुरू होगा।